प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के क्लासेस पर। संविधान आपका विषय चल रहा है और उसके अंदर आज का टॉपिक है अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 को हम समझे, इसे समझने के लिए हम एक बार भारत जब आज़ाद हुआ तो किन किन स्थितियों से गुजरा और किस किस तरह से भारत की रियासतें भारत में जुड़ी, इस बात को समझ के चलना। जब अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद किया तो जितना क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में था, यानी कि जो रियासतें थी उसको छोड़कर संपूर्ण देश के दो हिस्से कर दिए गए, एक भारत एक पाकिस्तान। और जो रियासती क्षेत्र बच गया उसके लिए एक प्रावधान रखा प्लॉट माउंटबेटन ने कि अगर रियासतें चाहे तो अपनी मर्जी से मिल सकती है, चाहे वो भारत में मिल जाए चाहे पाकिस्तान में मिल जाए। और रियासत चला रहे थे राजा, तो राजा को अगर भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले तो उन्हें समस्या आ रही थी उनके सामने। और वो समस्या ये थी कि उन्हें ये लगता था कि उनके अधिकार जो है वो संकुचित हो जाएंगे या उनके सारे अधिकार चले जाएंगे, बस वो नाम के राजा रहेंगे और जो भारत में शासन व्यवस्था है वो भारत सरकार चलाएगी। तो इस वजह से बहुत सारी रियासतों ने भारत में मिलने से इनकार कर दिया। उस समय रियासतों को मिलाने का जो मेन कार्य किया वो किया सरदार पटेल ने रियासतों को सहमत कर लिया और धीरे धीरे भारत में मिला। भारत में मिलने की समस्याएं आई वो 3 क्षेत्रों की आई। उन 3 क्षेत्रों की हम अगर बात करें आज आपसे बच्चों, उनमें एक क्षेत्र था यहाँ, इस क्षेत्र का नाम था हैदराबाद। एक क्षेत्र यहाँ था, इसका नाम था जूनागढ़। और एक आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र था। हमारा जो विषय है वो इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन बात औरों की भी कर लेते हैं। जैसे 1947 में भारत और पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए तो अंग्रेजों ने होशियारी से एक काम किया कि दोनों देशों के सेना प्रमुख ब्रिटिश रखे, ताकि अगर दोनों देश लड़ाई के लिए किसी विषय पर आमादा हो जाए तो वो इस बात को नियंत्रण में रखे और जल्दी से दोनों देशों के बीच में युद्ध न हो। तो ये विषय होते होते ये जो क्षेत्र था जूनागढ़, अब जब ये अधिकार मिल चुका था, लॉर्ड माउंटबेटन के आदेश के अनुसार ये अधिकार मिल गया कि आम सहमति या राजा अपनी इच्छा से जिसमें चाहे मिल सकता है। तो यहाँ का जो शासक था वो मुस्लिम था और यहाँ की आबादी थी हिंदू। तो इसने विचार व्यक्त किया कि मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता हूँ और पाकिस्तान का क्षेत्र है, आप वर्तमान नक्शे से मिल सकते हैं। तो ये पाकिस्तान में मिल कैसे सकता है? भारत अपना कोई भी क्षेत्र पाकिस्तान को नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी उन दिनों अपना एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर दिया। तो ये पाकिस्तान में मिले तो मिले कैसे, समस्या हो। तो उस समय सरदार पटेल ने एक योजना बनाई, राजा से कहा कि आप ऐसा करिए, हम आपके क्षेत्र में जनमत संग्रह कराते हैं और इस जनमत संग्रह के द्वारा हम देखते हैं कि लोगों का मत क्या है, लोग किस पे जुड़ना चाहते हैं। तो जब ये कराया तो यहाँ का जो शासक था उसका नाम था महावत खान। क्योंकि यहाँ हिंदू आबादी ज़्यादा थी तो सभी ने क्या लगभग 99% जो मत पड़े वो भारत के पक्ष में बने और इस तरह से जूनागढ़ जो है वो समस्या का विषय नहीं रहा और ये भारत में मिल गया। और महावत खान यहाँ से भागकर चला गया पाकिस्तान, अपने साथ बहुत सारा हीरे जवाहरात और आभूषण लेकर। इस तरह से ये वाली समस्याएं हल हो। ठीक, अब हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रहेगी। इस बीच पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने अपना एक सेना प्रमुख का नाम है अकबर खान। अकबर खान को 20 अक्टूबर 1947 को भेज दिया जम्मू एंड कश्मीर और इसके साथ भेज दिए कुछ अफगानी और कुछ पाकिस्तानी कबायली लड़ाके, जिनकी संख्या थी 10,000। और इन्होंने कहा कि भारत
जिस तरह से जूनागढ़ पर अधिकार करना है, इसी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर पर अधिकार करिएगा। आप ऐसा करो, आप इस पर आक्रमण करो। और इस तरह से पाकिस्तान 10,000 आदमियों में, 10,000 लड़ाकों में आक्रमण करते जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ तक किसने जम्मू कश्मीर की जो राजा थी वो थी हरी सिंह। और हरी सिंह का सेना कमांडर था, ये था राजेंद्र सिंह। जब इन लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर पर आक्रमण किया तो राजेंद्र सिंह ने हरी सिंह की सेना की कमान संभाली। ठीक, इन्होंने बहुत तेजी के साथ आक्रमण किया तो ये बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के 1/3 से अधिक हिस्से पर अधिकार कर लिया और राजा की गद्दी को खतरा होना शुरू हुआ। इस तरह भारत की तरफ से एक व्यक्ति हुए जो प्रशासनिक अधिकारी थे, वी.के. मेनन। वी.के. मेनन खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू और इस पूरी प्रक्रिया में जो पटेल जो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बने, उन्होंने राजा हरी सिंह से बात करने का निरंतर प्रयास किया, लेकिन हरी सिंह को वही भय कि गद्दी ना चली जाए मेरे हाथ से। तो इस भय के बीच हरी सिंह को ये लोग कन्विंस नहीं कर पा रहे। बारामूला में इस सेना ने भयंकर कत्लेआम मचाया। वहां करीबन 50,000 लोगों की बारामूला तक पहुंचते पहुंचते हत्या, भर्षक महिलाओं के साथ बलात्कार और बहुत ही विध्वंसक और राक्षस टाइप की सेना थी जो श्रीनगर की ओर बढ़ रही थी। जब ये बारामूला पहुंचती है तो ये श्रीनगर से बहुत थोड़ी दूरी पर है। जम्मू से राजा हरी सिंह को भगा दिया और ये जम्मू एंड कश्मीर के निचले हिस्से में आकर छिप गए और ये सेना निरंतर जम्मू एंड कश्मीर की ओर बढ़ गई। तो राजेंद्र सिंह ने कहा कि मैं इन लोगों को बारामूला में रोकता हूँ। बारामूला में दर्रा पड़ता है, करने पर एक पुल था। और हरी सिंह को कहा कि अगर किसी परिस्थिति में मैं इन्हें रोक पाने में असमर्थ होता हूँ तो आप तुरंत भारत से विलय कर लें। ये सूचना जो कांड ये कर रहे थे, इन कांड की सूचना राजा तक पहुंचती थी। इसके मन में कहीं ना कहीं था मिलने का इच्छाएं, लेकिन ये भय था कि तेरी शक्ति, तेरा शासन, तेरी सत्ता सब चली जाए। सत्ता मोह में निर्णय नहीं ले पा रहा। वी.के. मेनन लगातार हरी सिंह के टच में थे, ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि मिल जाओ, हमारे साथ रहोगे तो हम सिर्फ 3 क्षेत्र आपके अधिकार क्षेत्र से लेंगे, एक सेना, एक व्यापार, एक राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे। इन 3 क्षेत्र हमारे होंगे, बाकी सब आप पे रहेगा। ये कन्विंस करने का वी.के. मेनन और पटेल प्रयास कर रहे थे। तो इसने वो दर्रा जो था, दर्रा तोड़ दिया और उस दर्रे को तोड़ने के दौरान 2 दिन माने 26 अक्टूबर 1947 तक ये सेना जो थी पाकिस्तानी लड़ाकों की और अफगानी लड़ाकों की, ये उस दर्रे के पार खसी रही और इन्हें 2 दिन लगे उस दर्रे को पार करने में। 2 दिन पश्चात राजेंद्र सिंह उस दर्रे पर लड़ते हुए शहीद हो गए और ये सेना इस तरफ। जब ये लगा कि ये सेना इस तरफ आ रही है तो हरी सिंह ने भारत सरकार को बात करने के लिए संदेश भेजा और वी.के. मेनन हरी सिंह से मिलने पहुंचे। हरी सिंह ने कहा कि भाई मेरी जान बचाओ, मेरे ऊपर पाकिस्तानियों ने आक्रमण कर दिया है और आप भारत से कहो कि वो अपनी सेना जम्मू कश्मीर भेजे। वी.के. मेनन वहां से दिल्ली आए। दिल्ली जिस व्यक्ति ने भारत का बंटवारा किया था, लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि भाई जब जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं है तो उस पर पाकिस्तान अटैक करो, चीन अटैक करो, कोई और अटैक करो, उसका मतलब ही नहीं बनता। जब वो भारत का हिस्सा हो जाएगा तब हम सोचेंगे, तब भारत सेना भेज सकता है। मैं सहमति नहीं दूंगा। इस परिस्थिति में सेना का कत्लेआम जारी था। तो वी.के. मेनन जो सहमति पत्र है उसे लेकर वापस जम्मू एंड कश्मीर पहुंचते और राजा हरी सिंह के साइन करते। इस दौरान पूरे श्रीनगर को ये 10,000 सैनिक श्रीनगर को घेर लिए और श्रीनगर के अंदर ये है हमारे हरी सिंह जी। पूरा श्रीनगर 10,000 सैनिकों ने घेर रखा है
वहाँ से वहाँ जाने और आने का आजकल तो हम किसी माध्यम से जा सकते हैं, लेकिन वहाँ जाने का एक ही रास्ता था, वो था बाई एयर। क्या था सर? बाई एयर। अब तो ट्रेन भी जाती है, बस भी जाती है, लेकिन उस समय केवल आप जहाज के माध्यम से ही, एरोप्लेन के माध्यम से ही जा सकते थे। तो वी के मैनन वहाँ से उड़े, वापस दिल्ली आए। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री के साइन कराए विलय के लिए, और लॉर्ड माउंटबेटन के साइन कराए। जब उनके साइन हो गए तो तभी भारतीय सेना वहाँ अपने हिस्से के बचाव के लिए कुछ कर सकती। इस पूरी प्रक्रिया में वो रात 26 अक्टूबर 1947 की रात गुजरी, और एक वाक्यांश में ये कहा जाता है कि हरि सिंह ने अपने सेना कमांडर को, जो उस समय उस क्षेत्र को संभाल रहा था, उसको अपना रिवॉल्वर देकर ये कहा था कि अगर कल सुबह तक भारतीय सेना श्रीनगर नहीं उतरती है तो तुम मुझे जगाना मत, तुम मुझे गोली मार देना सीधे सोचो। तो फिर जब ये भारत का हिस्सा हो गया तो भारतीय सेना ने सीधा श्रीनगर पर हमला किया और इन पाकिस्तान लड़ाकों को इस क्षेत्र से निकाल कर मारा। 1945 में यूएन का गठन हो गया था। अब ये लगने लगा कि ये दो देशों के बीच का युद्ध है। पाकिस्तान ने यूएनओ में ये स्वीकार किया है कि जो लोग वहां लड़ रहे थे उसमें उसकी सेना के लोग भी लड़ रहे थे, और साथ साथ कुछ पाकिस्तानी लोग भी थे जो लड़ रहे थे। इस तरह से ये हो गया कि ये युद्ध दो देशों का हो गया, और यहाँ यूएनओ की इन्वॉल्वेशन इसमें आ गई। यूएनओ इसमें समझ, उधर से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यूएनओ में शिकायत दर्ज कराई कि पाकिस्तान हमारे साथ बड़ा है। जब दोनों देश यूएनओ में पहुंचे तो यूएनओ ने दोनों देशों को युद्ध विराम का आदेश दिया। 3 कंडीशन यूएनओ ने लगाई। पहली कंडीशन थी सीज फायर। दूसरी युद्धरोध, और तीसरी थी जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट। यूएनओ ने 3 चीजें बताई कि एक तो आप तुरंत दोनों तरफ की जो गोलाबारी है उसे बंद कर दिया जाए। दूसरी बात है कि दोनों देश युद्ध रोके, जिस स्थान पर दोनों देश हैं वहीं रुक जाओ। तीसरी कंडीशन है कि हम जनमत संग्रह कराएंगे। यहाँ जितने लोग रहने वाले हैं इस क्षेत्र में, उस दिन भी और आज भी अधिकतम जो आबादी है मुस्लिम आबादी, तो जनमत संग्रह कराएंगे। और जैसे जैसे लोगों का मत होगा उसी के हिसाब से वो अगर पाकिस्तान में मिलना चाहेंगे पाकिस्तान में, और भारत में मिलना चाहेंगे भारत। इस तीसरे पॉइंट से पहले एक कंडीशन अप्लाई कर दी गई। कंडीशन ये अप्लाई की गई कि जनमत संग्रह तब कराया जाएगा जब पाकिस्तानी सेना इस क्षेत्र से बाहर चली जाएगी। ऐसा संभव नहीं है, ना उस दिन संभव था, ना आज संभव है कि पाकिस्तानी सेना इस क्षेत्र से बाहर चले। तो ये स्थिति जो है उस समय जम्मू एंड कश्मीर की बनी थी। इस पूरी प्रक्रिया में एक व्यक्ति का नाम आया, वो व्यक्ति है शेख अब्दुल्ला। जब भारतीय सेना ने इस क्षेत्र में लैंड किया श्रीनगर को बचाने के लिए, तो वहां के जो एक छात्र नेता आप कह सकते हैं, छात्र नेता थे, वो थे शेख अब्दुल्ला। ये वो व्यक्ति है जो फिलहाल अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी चल रही है। फिलहाल शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला इन्हीं के पोते हैं। तो इन्होंने सेना के वहां पहुंचने, सेना का सहयोग और मुस्लिम आबादी के अधिक होते हुए भी भारत में विलय की भावना के साथ कार्य किया। ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह से सहमत थे, और हरि सिंह इनसे सहमत नहीं था। जिस समय भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में पहुंचती है, उस समय हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को कैद में डलवा रखा। शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू मित्र थे। पंडित जी ने पहले शेख अब्दुल्ला को रिलीज करवाया और वहां की सारी शासन व्यवस्था को बचाए और बढ़ाए रखने के लिए
भारत सरकार ने शेख अब्दुल्ला पर है। शेख अब्दुल्ला जो थे वो समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। उनका मुसलमानों के प्रति कोई विशेष झुकाव नहीं था। उनका मानना था कि जितने लोग यहाँ हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी यहाँ भारतीय संविधान अथवा जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुरूप रहना चाहिए। ये प्रक्रिया उस समय चल रही है। इस बीच ये जो क्षेत्र है ये भी कहता है कि हम भी पाकिस्तान में मिलेंगे अथवा किसी में, क्योंकि पाकिस्तान में मिलने की स्थिति नहीं थी। एक हिस्सा ये भी थोड़ा सा और नीचे कर दें हम, ये एक बड़ा क्षेत्र था काफी, और यहाँ भी एक पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान, इस तरफ पश्चिमी पाकिस्तान है। तो ये भी चाहता था कि हम भी कहीं ना कहीं किसी माध्यम से पाकिस्तान में मिल जाए। तो जब भारत सरकार ने इस पर दबाव बनाया तो इसने भारत सरकार के सामने एक कंडीशन रखी। कंडीशन का नाम है स्टैंड स्टिल। इन्होंने कंडीशन रखी, कंडीशन का नाम रखा स्टैंड स्टिल। भारत सरकार ने से हैदराबाद के उस समय के नवाब ने 1 साल का वक्त मांगा कि हमें विचार के लिए 1 साल का वक्त दें। इस 1 साल के वक्त में हम विचार कर लेंगे। इधर भारत सरकार भी बहुत सारे मुद्दों पर उलझी हुई थी। उन्होंने भी सोचा कि चलो 1 साल का वक्त देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको 1 साल का वक्त देते हैं। इस 1 साल के वक्त के दौरान रजाकार एक कमेटी बनी, एक दल बना, एक संस्था बनी। रजा का मतलब होता है सहमति। तो एक ऐसे लड़कों का, ऐसे युवाओं का, ऐसे हुड़दंगियों का या ऐसे आतंकियों का एक दल था जो इस क्षेत्र के लोगों को जबरन सहमत कराने का प्रयास करता। जो लोग उनके प्रति सहमत नहीं होते थे उनकी हत्या करते थे। और कुछ लोग इस संख्या को, जिनकी हत्या हुई 20 से 30 हजार, तो कुछ 2 से 3 लाख मानते हैं। 1 साल का वक्त मांगा था, 9 महीने के अंदर इन लोगों ने 2 से 3 लाख लोगों की हत्या कर दी। इस बात से भारत सरकार अनभिज्ञ नहीं थी, लेकिन क्योंकि कई मोर्चों पर भारत सरकार खुद उलझी हुई थी तो वो इस मुद्दे को इस स्टैंड स्टिल के आधार पर अभी रुके। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू साइलेंट मोड पे थे, लेकिन सरदार पटेल ने कहा कि अगर आप शांत रहेंगे तो इस तरह से वहाँ एक पक्ष दूसरे पक्ष का पूरी तरह से नरसंहार कर देगा। इस पर हमें कोई ना कोई एक्शन नहीं। पंडित जी न्यूट्रल रहे क्योंकि वो यूएनओ में भी थे। तो इन सब बचाव के लिए पंडित जी के न्यूट्रल रहते हुए भी सरदार पटेल ने बिना पंडित जी की सहमति के यहाँ अपना एक सीपे सलाह भेज दिया, नाम था चौधरी। और चौधरी ने 5 दिन के अंदर हैदराबाद को अपने अधिकार दिए। हैदराबाद की सेना और भारतीय सेना का युद्ध हुआ। 5 दिन में जो हैदराबाद था वो भारत के अधिकार से था। और इस तरह से हैदराबाद का विलय हुआ। हमारा जो आज का विषय है वो जूनागढ़ और हैदराबाद का था ही नहीं। हमारा विषय है जम्मू एंड कश्मीर और आर्टिकल 37। लेकिन क्योंकि ये पूरी घटनाक्रम किस तरह से हुआ, कहाँ से किस किस तरह की चीजें बदली, इस विषय में आपसे डिस्कस करना जरूरी। समझ रहे बच्चों? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? ठीक है। इसके बाद 2 नवंबर 1947 को 2 नवंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया और अपने भाषण में ये बात कही कि जिस दिन भी पाकिस्तान पीओके को छोड़ देगा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को छोड़ देगा, उस दिन हम यहाँ जनमत कराएंगे, प्लेबिसाइट कराएंगे। ये बात पंडित जी ने कह दी। पंडित जी के ऐसा कहने के पश्चात इस बात ने बल पकड़ा कि जम्मू एंड कश्मीर में जनमत होगा। जम्मू कश्मीर में लोगों का विचार जाना जाएगा कि वो किस देश के साथ मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ जून 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला और सरदार पटेल
ये तीनों व्यक्ति दिल्ली में मिले और जिस प्रोग्राम में ये मिले से कहा गया दिल्ली समझ। पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को इस मीटिंग में कन्विंस कर लिया कि क्यों ना जम्मू एंड कश्मीर को भी भारतीय संविधान में सम्मिलित कर दिया जाए। और इस मीटिंग के पश्चात भारत की संविधान सभा में 4 नए व्यक्ति, जिनके मुख्य व्यक्ति थे शेख अब्दुल्ला, भारतीय संविधान सभा में और भारतीय संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। इन्हीं की सहमति के पश्चात आर्टिकल 306A, आर्टिकल 306A जम्मू कश्मीर शासन व्यवस्था के लिए जोड़ा गया, जो बाद में बदल के आर्टिकल 370 बना। प्रारंभ में ये आर्टिकल 306A था, बाद में ये संशोधित होकर आर्टिकल 370 बन गया। आर्टिकल 370 के 3 प्रमुख भाग हैं। अगर हम आर्टिकल 370 को बांट के चले तो 370 के फर्स्ट भाग में 4 हिस्से हैं, A, B, C और D। 370 के पहले हिस्से का पहला भाग ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर पर आर्टिकल 238 लागू नहीं होगा। ये कहता है जम्मू एंड कश्मीर पर, आज नहीं कहता है बात, लागू नहीं होगा। ये बात प्रारंभ के संविधान में थी, अब नहीं है, थोड़ा संशोधन हो गया तो ये सब सिस्टम खत्म ही हो गया। लेकिन उसमें कहा कि इस जम्मू एंड कश्मीर पर आर्टिकल 238 लागू नहीं होगा। 238 भारतीय संविधान के भिन्न भिन्न राज्यों की शासन व्यवस्था के तहत था। ठीक है, इसी का बी पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट ये कहता है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर के संविधान में अथवा कोई नया नियम या नया कानून बनेगा तो जम्मू की वर्तमान सरकार की सहमति अनिवार्य है। बी पार्ट ये कहता है कि अगर जम्मू के लिए कोई नया कानून, कोई नया नियम बनता है। सर आपने नहीं तो बोला था वहाँ नहीं कि प्रकार चलो ठीक होगा। कोई नया कानून बनेगा तो उसके लिए जम्मू की वर्तमान सरकार की सहमति अनिवार्य है। ये बी पार्ट में कहा। ठीक है, सी पार्ट में ये डाला गया किसी संशोधन के लिए की सहमति अनिवार्य है। अगर कोई संशोधन होगा तब भी सहमति अनिवार्य है। और इसका महत्वपूर्ण और अंतिम पार्ट है डी। डी ये कहता है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा कानून बनाया जा सकता है। बच्चों ध्यान दो, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा कानून बनाया जा सकता है, परंतु यहां भी 2 कंडीशन बनी। एक कंडीशन बनी सहमति की। पहली कंडीशन वही जो ऊपर के 3 में कार्य कर रही है वही, और दूसरी है स्वीकृति की।
इसमें सहमति और स्वीकृति कर दो एक साथ, और दूसरे में डाल दो अनुमति। अगर राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है या वहां का सदन जम्मू कश्मीर की संविधान सभा सहमति दे देती है, तो उस सहमति के पश्चात कोई भी नया कानून लागू हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। ठीक है। 370(3) मैंने कहा था इसके 3 भाग है। इसी 370 का तीसरे भाग में एक बात डाली गई। वो क्या डाली गई कि राष्ट्रपति का आदेश कानून होगा, कानून माना जाएगा। कब? जब उसे जम्मू की संविधान सभा, जम्मू एंड कश्मीर की संविधान सभा अनुमति देगी। जिन दिनों भारत में संविधान बन रहा था और संविधान सभा बन रही थी, उसी समय जम्मू एंड कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर के अलग से संविधान के निर्माण के लिए जम्मू कश्मीर संविधान सभा का गठन किया गया। बाद में फिर वो जम्मू कश्मीर संविधान सभा समाप्त हो गई और जम्मू कश्मीर विधानसभा बनी। ठीक है। तो ये संविधान सभा रही नहीं, तो इस आधार पर पक्ष और विपक्ष दो लोग खड़े हो गए। विपक्ष ने कहा कि ये कानून बन ही नहीं सकता, 370 एक्ट हट ही नहीं सकता। क्यों नहीं हट सकता? क्योंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा है ही रनिंग में नहीं, उनकी सहमति कैसे लोग? और जो लोग इसके पक्ष में आए कि हट जाना चाहिए था, वो ये कह रहे कि जब संविधान सभा है नहीं तो सहमति किस बात की? जब संविधान सभा है नहीं, सहमति किससे ले? तो जो राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर दिया वही कानून माना जाएगा। इस आधार पर आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। और मैंने आपको बताया था कि 328, अगर आप देखना चाहे 370 या मैंने आपको बताया 238 के तहत माना नहीं गया था कि जम्मू कश्मीर जो है उस पर 238 लागू नहीं होता। तो जम्मू कश्मीर को अब तक एक विशेष राज्य का दर्जा मिला। जैसे ही राष्ट्रपति का आदेश जारी हुआ, उसके पश्चात जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा समाप्त हो गया और जम्मू कश्मीर के जो टुकड़े हुए वो आप जानते हैं, इसे विशेष सूची में तोड़ दिया गया और 370 समाप्त हो गया। ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? तो किस तरह से किन किन आधार पर 370 लगा, किस किस परिस्थिति में यह हटा और किन अधिकारों के साथ हटाया गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि आपका आज का लेक्चर आपके लिए उपयोगी से रहा होगा। यहाँ तक ये वीडियो आपने ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।